हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास की एनसीईआरटी का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेडरिक सारियू कौन था जिसने 1848 ईस्वी में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? तो फ्रेंड्स, फ्रेडरिक सारियू एक फ्रांसीसी कलाकार था जिसने 1848 ईस्वी में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। नेक्स्ट है, फ्रेडरिक सारियू ने अपने चित्रों में किस तरह के संसार की कल्पना की थी? तो फ्रेंड्स, इन्होंने अपने चित्रों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बने हुए संसार की कल्पना की थी। नेक्स्ट है, फ्रेडरिक के 4 चित्रों वाली श्रृंखला में किस देशों के लोग को दिखाया गया है? तो फ्रेंड्स, इसमें यूरोप और अमेरिका को दिखाया गया है। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता को किसका रूप प्रदान किया था? तो फ्रेंड्स, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों के द्वारा स्वतंत्रता को महिला छवि का रूप प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जो अत्यंत केंद्रीकृत, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी हो और जिस पर कोई अंकुश न हो उसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, उसे निरंकुशवादी सरकार कहा जाता है। नेक्स्ट है, यूटोपिया का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स, यूटोपिया का अर्थ है कल्पनादर्श समाज जिसका पूरा हो पाना असंभव है, यानी ऐसे समाज की कल्पना करना जो कि काफ़ी आदर्श हो। नेक्स्ट है, फ्रेडरिक के चित्रों में किन दो देशों के जुलूस का नेतृत्व करते दिखाया गया है? तो फ्रेंड्स, फ्रेडरिक के चित्रों में अमेरिका और स्विट्जरलैंड को जुलूस का नेतृत्व करते दिखाया गया है। नेक्स्ट है, फ्रेडरिक सारियू ने किसका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है? तो फ्रेंड्स, ईसा मसीह, संत और फरिश्ते का इस्तेमाल उन्होंने दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। नेक्स्ट है, अर्नस्ट रेनन कौन थे? तो फ्रेंड्स, ये एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। रेनन ने कब और कहाँ पर राष्ट्र पर अपनी समझ प्रस्तुत किया था? तो फ्रेंड्स, उन्होंने 1882 में सोर्बोन विश्वविद्यालय में एक भाषण के दौरान अपने राष्ट्र पर अपनी समझ प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, राष्ट्र क्या है, यह किसका निबंध है? तो फ्रेंड्स, ये है रेनन का निबंध। नेक्स्ट है, रेनन ने अपने निबंध में किस बात की आलोचना की है? तो फ्रेंड्स, उन्होंने अपने निबंध में राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है, इस पर उन्होंने आलोचना प्रकट की थी। नेक्स्ट है, रेनन के अनुसार राष्ट्र की परिभाषा क्या है? तो फ्रेंड्स, रेनन के अनुसार राष्ट्र की परिभाषा यह है कि राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है जो कि लंबे प्रयास, त्याग और निष्ठा के आधार पर बनता है। उन्होंने राष्ट्र का अस्तित्व रोज होने वाले जनमत संग्रह को माना था और उन्होंने राष्ट्र के प्रांत को राष्ट्र का निवासी माना था। नेक्स्ट, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों को एक प्रस्ताव को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, उसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, उसे जनमत संग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है, रेनन ने एक जनसमूह होने के लिए किन चीज़ों को जरूरी माना था? तो उन्होंने एक जनसमूह होने के लिए समान इच्छा, समान संकल्प और साथ मिलकर महान काम करने को ही एक जनसमूह होने के लिए जरूरी माना था। नेक्स्ट है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति से हुई थी? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रवाद की सबसे पहली अभिव्यक्ति 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से हुई थी। नेक्स्ट, पितृभूमि तथा नागरिक जैसे विचार किस देश से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट है, फ्रांस की राष्ट्रभाषा क्या है? तो फ्रेंड्स, फ्रांस की राष्ट्रभाषा है फ्रेंच। नेक्स्ट है, किस देश के क्रांतिकारियों ने यह घोषणा की थी कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य है कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए? तो फ्रेंड्स, यह फ्रांसीसी क्रांतियों ने घोषणा की थी। नेक्स्ट है, रेबमोन कौन था? तो फ्रेंड्स, ये एक फ्रांसीसी पत्रकार था जो कि मेंज शहर में रहता था और यह जैकोबिन्स का सदस्य भी था। नेक्स्ट है, कैसल क्या था? तो फ्रेंड्स, यह एक जर्मन प्रांत था जो निरंकुश सत्ता का एक गढ़ था। नेक्स्ट है, नागरिक संहिता या नेपोलियन संहिता कब लाया गया था? तो फ्रेंड्स, इसे 1804 ईस्वी में लाया गया था और नेपोलियन के द्वारा लाया गया था। इसमें यह प्रावधान था कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया था तथा कानून के समक्ष सभी को बराबरी का अधिकार दिया गया था। इसके अलावा संपत्ति के अधिकार को इसमें सुरक्षित बनाया गया था।
नेक्स्ट है लिप्जिंग का युद्ध कब हुआ था? तो फ्रेंड्स यह युद्ध 1813 ईस्वी में हुआ था, जिसमें नेपोलियन की हार हो गई थी। नेक्स्ट है हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान और वर्सा में किस देश की सेनाओं का स्वागत स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों के रूप में किया गया था? तो फ्रेंड्स यहाँ पर फ्रांसीसी सेना का स्वागत स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों के रूप में किया गया था। नेक्स्ट है वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है नेपोलियन द्वारा किए गए प्रमुख सुधार क्या थे? तो फ्रेंड्स नेपोलियन ने सामंती व्यवस्था को खत्म किया था, किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई थी। इसके अलावा उसने शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया था। यातायात संचार व्यवस्था में सुधार किया था। इसके अलावा इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, डच गणतंत्र में प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया था। नेक्स्ट है कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज कौन था? तो यह एक जर्मन चित्रकार था। नेक्स्ट है मध्य 18वीं सदी में जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड किस में बटे हुए थे? तो ये देश राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे। नेक्स्ट है हैब्सबर्ग साम्राज्य के अंतर्गत कौन कौन से इलाके शामिल थे? तो फ्रेंड्स इसमें एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटलैंड, बोहेमिया, लombardy और वेनेशिया जैसे प्रांत शामिल थे। और हैब्सबर्ग साम्राज्य जो था वो ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करता था। नेक्स्ट है मैग्यार कहाँ की भाषा थी? तो फ्रेंड्स ये हंगरी में बोली जाने वाली भाषा थी। नेक्स्ट है गलीसिया में कुलीनबर्ग किस भाषा को बोलते थे? तो फ्रेंड्स यहाँ पर लोग पोलिश भाषा को ज़्यादा बोलते थे। नेक्स्ट है नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया था? तो फ्रेंड्स नेपोलियन ने इटली पर 1797 ईस्वी में आक्रमण किया था। नेक्स्ट है यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कब प्रारंभ हुआ? तो ये 1821 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है इंग्लैंड में औद्योगिकरण की शुरुआत कब से हुई थी? तो फ्रेंड्स इंग्लैंड में औद्योगिकरण की शुरुआत 18वीं सदी के दूसरे भाग में शुरू हुई थी। नेक्स्ट है फ्रांस व जर्मनी में औद्योगिकरण कब प्रारंभ हुआ? तो फ्रांस और जर्मनी में 19वीं सदी में औद्योगिकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है यूरोप में कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद किन वर्गों के बीच राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए थे? तो फ्रेंड्स यूरोप में कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्ग के बीच राष्ट्रीय एकता के विचार सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुए थे। नेक्स्ट है उदारवादी शब्द किस भाषा के मूल पर लीवर पर आधारित है? तो फ्रेंड्स ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आज़ाद। नेक्स्ट है नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का अर्थ था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। नेक्स्ट है उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग कहाँ पे किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका प्रयोग क्रांतिकारी फ्रांस में किया गया था। नेक्स्ट है उदारवादी किस प्रकार के शासन व्यवस्था के पक्षधर थे? तो फ्रेंड्स ये उदारवादी जो थे वे संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार के पक्षधर थे। वे चाहते थे कि निरंकुश शासक और पादरी वर्ग की विशेषाधिकार की समाप्ति हो, कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हो। उन्होंने निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर बल दिया था और परंतु सबके लिए वे मताधिकार के पक्ष में कभी नहीं थे। महिलाओं के मताधिकार को कभी उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। इसके अलावा आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म करने के पक्ष में थे। नेक्स्ट है 1833 ईस्वी में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाने वाले व्यापारी को कितने सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था? तो फ्रेंड्स 11 और सीमा शुल्क जो था वो वजन तथा वस्तुओं के वजन तथा आकार के आधार पर निर्धारित होता था। नेक्स्ट है एले क्या था? तो फ्रेंड्स यह कपड़ा मापने का एक पैमाना होता था। नेक्स्ट है किसके पहल पर शुल्क संघ जलवेराइन की स्थापना की गई थी? तो फ्रेंड्स 1834 ईस्वी में एक शुल्क संघ जलवेराइन की स्थापना प्रासा की पहल पर की गई थी। नेक्स्ट है वियना सम्मेलन में कौन कौन से देश शामिल थे? तो फ्रेंड्स इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रासा और ऑस्ट्रिया शामिल थे। नेक्स्ट है वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स इसका मेज़बानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है वियना संधि का क्या उद्देश्य था?
तो फ्रेंड्स इसका मुख्य उद्देश्य था नेपोलियन व्यवस्था को खत्म कर पुरातन व्यवस्था को लागू करना। इस संधि के तहत बुर्बो वंश की पुनः स्थापना की गई थी तथा नेपोलियन के जितने भी सुधार किए गए थे उसको खत्म करके रूढ़िवादी व्यवस्था को पुनः वहाँ पे लागू किया गया था। नेक्स्ट है 1815 में फ्रांस में कौन सी व्यवस्थाएं स्थापित हुई? तो फ्रेंड्स 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन के बाद बुर्बो वंश की स्थापना हुई जो कि एक रूढ़िवादी निरंकुश था। नेक्स्ट है फ्रांस में नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादियों द्वारा उठाया गया मुख्य मुद्दा क्या था? तो यह मुद्दा था प्रेस की आज़ादी। नेक्स्ट है मेजनी किस देश के क्रांतिकारी थे? तो फ्रेंड्स इनका संबंध इटली से था और इनका जन्म 1807 ईस्वी में जिनेवा में हुआ था। नेक्स्ट है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो फ्रेंड्स इनका संबंध कार्बोनरी गुप्त संगठन से था। नेक्स्ट है 24 साल की युवावस्था में कहाँ पर क्रांति करने के कारण मेजनी को बहिष्कृत कर दिया गया था? तो ये था लुगारिया, जहाँ पर उन्होंने 24 साल की अवस्था में क्रांति किया था जिसके कारण उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया था। नेक्स्ट है यंग इटली तथा यंग यूरोप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना मेजनी के द्वारा की गई थी। इन्होंने 1831 ईस्वी में मर्सेई में यंग इटली और बर्न में 1833-34 में यंग यूरोप की स्थापना की थी और इसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन राज्य में समान विचार रखने वाले युवा लोग थे। नेक्स्ट है मेजनी ने किसे मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई माना था? तो फ्रेंड्स मेजनी ने राष्ट्र को मनुष्य की प्राकृतिक इकाई माना था। नेक्स्ट है मेटरनिक ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था? तो मेटरनिक ने मेजनी को सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। नेक्स्ट है जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को भी सर्दी जुकाम हो जाता है, यह किसका कथन था? तो फ्रेंड्स यह कथन मेटरनिक का है। नेक्स्ट वह कौन सी प्रमुख घटना थी जिसने यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं को संचार किया था? तो फ्रेंड्स वह घटना थी यूनान की स्वतंत्रता संग्राम। नेक्स्ट है 15वीं सदी से यूनान किसका हिस्सा था? तो फ्रेंड्स 15वीं सदी में यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। नेक्स्ट है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा गया है? तो फ्रेंड्स यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता था। नेक्स्ट है किस संधि के बाद यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्रदान की गई थी? तो फ्रेंड्स 1832 ईस्वी में कुस्तुतुनिया की संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्रदान कर दी गई। नेक्स्ट है इंग्लैंड के वे कौन व्यक्ति थे जो धन इकट्ठा किया तथा यूनान स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया परंतु 1824 ईस्वी में उनकी मृत्यु बुखार के कारण हो गई थी? तो फ्रेंड्स वे थे लॉर्ड बायरन। नेक्स्ट द मैसेकर एट कियोस 1824 किसकी चित्रकला है? तो फ्रेंड्स ये चित्रकला यूजीन देला क्रोवा की है जिसमें उन्होंने महिला तथा बच्चे को केंद्र बिंदु बनाया गया था और इस घटना में तुर्कों ने 20,000 यूनानियों की हत्या कर दी थी कियोस द्वीप पर। नेक्स्ट है योहान गॉटफ्रीड कौन था? तो फ्रेंड्स ये जर्मन दार्शनिक और चिंतक थे। नेक्स्ट है पोलिनस और मजूरका क्या था? तो फ्रेंड्स ये एक प्रकार का लोक नृत्य था। नेक्स्ट है कैरोल कुरपेंस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष को किसके माध्यम से गुणगान किया था? तो फ्रेंड्स उन्होंने अपने संगीत और ओपेरा के माध्यम से राष्ट्रीय संघर्ष का गुणगान किया था। नेक्स्ट है कि ग्रीम बंधु किस देश के थे? तो फ्रेंड्स ये जर्मनी देश के थे और इसमें थे जैकब ग्रीम और विलियम ग्रीम जो दोनों भाई थे जिनका जन्म 1785 और विलियम ग्रीम का जन्म 1786 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म हनाऊ में हुआ था और ये 1812 में कहानियों का संग्रह प्रकाशित किए थे जो कि घूम घूम कर इनके द्वारा लोगों के माध्यम से इकट्ठा किया गया था। नेक्स्ट है फ्रैंकफर्ट संसद कब और कहाँ आयोजित की गई थी? तो फ्रेंड्स फ्रैंकफर्ट संसद 18 मई 1848 ईस्वी को सेंट पॉल चर्च में आयोजित की गई थी जिसमें 831 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है प्रासा के बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? तो फ्रेंड्स इन्हें जंकर्स कहा जाता था। नेक्स्ट है ऑटोमन बिस्मार्क किस देश का था? तो फ्रेंड्स ये जर्मनी के थे। नेक्स्ट है प्रासा ने किस देश के साथ 3 युद्ध लड़े जिसमें उनकी जीत हुई थी? तो फ्रेंड्स प्रासा ने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 3 युद्ध किया था और इसमें प्रासा की जीत हुई थी। नेक्स्ट है जर्मनी 1871 ईस्वी में वर्साय समारोह में किसे जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? तो फ्रेंड्स इसमें राजा विलियम प्रथम को
सम्राट घोषित किया गया था और यह बैठक वर्साई के शीश महल हॉल ऑफ मिरर्स में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था? तो फ्रेंड्स इटली जो था उस समय 7 राज्यों में बटा हुआ था। नेक्स्ट है इटली का एकमात्र प्रांत कौन सा था जिसमें इतालवी राजघराने का शासन था? तो फ्रेंड्स वो था सार्डिनिया पिडमोंट। नेक्स्ट है इटली के उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग तथा मध्य भाग पर क्रमशः किन राजवंशों का शासन था? तो फ्रेंड्स इटली के उत्तरी भाग में ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग का शासन था, दक्षिणी भाग में स्पेन के बुर्बो राजवंश का शासन था और मध्य भाग जो था पोप के अंदर था। नेक्स्ट है इटली के एकीकरण के समय मंत्री प्रमुख वह कौन था जो न तो क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था? तो फ्रेंड्स वो था काउंट काबूर, जो कि फ्रेंच भाषा बोलता था और वह ना तो क्रांतिकारी था और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। नेक्स्ट है फ्रांस से सार्डिनिया पिडमोंट की एक चतुर कूटनीतिक संधि के पीछे किसका हाथ था? तो फ्रेंड्स फ्रांस से सार्डिनिया पिडमोंट की एक चतुर कूटनीतिक संधि के पीछे काउंट काबूर का हाथ था और इसी कारण सार्डिनिया पिडमोंट 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब भी रहा था। नेक्स्ट इटली के एकीकरण से कौन कौन जुड़ा हुआ था? तो फ्रेंड्स इटली के एकीकरण में काबूर, गैरिबाल्डी, मेजनी और विक्टर एमानुएल का प्रमुख योगदान था। नेक्स्ट है विक्टर इमानुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा कब घोषित किया गया था? तो फ्रेंड्स उन्हें 1861 ईस्वी में एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया था। नेक्स्ट है गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? तो फ्रेंड्स वे एक नाविक थे। नेक्स्ट है कहाँ पर गैरिबाल्डी की मदद किसानों ने स्पेनिश शासकों को हराने में की थी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण इटली में गैरिबाल्डी की मदद किसानों ने स्पेनिश शासकों को हराने में की थी। नेक्स्ट है दक्षिण इटली के किसान जो गैरिबाल्डी की मदद किए थे वे इटालिया को क्या मानते थे? फ्रेंड्स इटालिया को उन्होंने विक्टर इमानुएल की पत्नी माना था। नेक्स्ट है एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व किसने और कब किया था? तो फ्रेंड्स इसका नेतृत्व गैरिबाल्डी ने 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली में किया था और बाद में इससे 30,000 लोग जुड़ गए थे और उसके बाद इसे रेड शर्ट्स के नाम से जाना गया, जो कि एक स्वयंसेवियों एक संस्था थी। नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स 1707 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट एक्ट ऑफ यूनियन किन के बीच हुआ था? तो फ्रेंड्स ये यूनियन इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच 1707 ईस्वी में हुआ था और इसी के बाद स्कॉटलैंड पर इंग्लैंड का अधिकार हो गया था। नेक्स्ट है गेलिक क्या था? तो फ्रेंड्स ये स्कॉटिश हाईलैंड्स लोगों की भाषा थी। नेक्स्ट है आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया था? तो फ्रेंड्स आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में 1801 ईस्वी में शामिल किया गया था और ये टीआरई के एग्जाम में पीआरटी में पूछा गया क्वेश्चन था कि आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 1801 ईस्वी। नेक्स्ट है गॉड सेव आवर नोबल किंग किस देश का राष्ट्रगान था? तो फ्रेंड्स ये ब्रिटेन का राष्ट्रगान है। नेक्स्ट है एक साझा नस्ली जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है उसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उसे निर्जातीय कहा जाता है। नेक्स्ट है इटली के एकीकरण में अंतिम बाधा कौन था? तो फ्रेंड्स इटली के एकीकरण में अंतिम बाधा था पेपल, जहां पर 1867 ईस्वी में गैरिबाल्डी के नेतृत्व में स्वयंसेवकों की एक सेना ने पेपल राज्य से लड़ने रोम गई थी और 1870 ईस्वी में पेपल ने इटली में स्वयं को सम्मिलित कर लिया था। नेक्स्ट है राष्ट्र का मानवीकरण किस सदी में किया गया था? तो फ्रेंड्स राष्ट्र का मानवीकरण 18वीं से 19वीं सदी के बीच किया गया था। नेक्स्ट है मारियान और जर्मेनिया कौन थी? तो फ्रेंड्स मारियान फ्रांसीसी राष्ट्र की रूपक प्रतीक थी और वही जर्मेनिया जो थी जर्मन राष्ट्र की रूपक प्रतीक थी। नेक्स्ट है फ्रांस में स्वतंत्रता का प्रतीक किसे माना गया था? तो फ्रेंड्स फ्रांस में स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी या टूटी हुई जंजीर को माना गया था। नेक्स्ट है आंखों पर पट्टी बंधी हुई महिला जो हाथ में तराजू लिए हुई है किसका प्रतीकात्मक स्वरूप था? तो फ्रेंड्स ये इंसाफ का प्रतीकात्मक स्वरूप था। नेक्स्ट है जर्मेनिया को बलूत के पत्तों का मुकुट पहनते दिखाया गया है, बलूत क्या था? तो फ्रेंड्स ये जर्मन वीरता का प्रतीक था।
यहाँ पर कुछ प्रतीक दिए गए हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। टूटी हुई बेरिया आज़ादी का प्रतीक था। बाज छाप कवच जो था जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति था। वहीं बलूत पत्तियों का मुकुट जो था बहादुरी का प्रतीक था। तलवार मुकाबले की तैयारी का प्रतीक था। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली शांति की चाह का प्रतीक था। वहीं काला, लाल और सुनहरा झंडा 1848 ईस्वी में उदारवादी राष्ट्रवादी का झंडा था, जिसे जर्मन राज्य के ड्यूक्स ने प्रतिबंधित कर दिया था। उगते हुए सूर्य की किरणें एक नए युग का सूत्रपात का प्रतीक था। नेक्स्ट है, बाल्कन क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र शामिल था? तो फ्रेंड्स, इसमें रोमानिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, एस्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो शामिल था और यहाँ के निवासियों को स्लाव कहा जाता था। नेक्स्ट है, बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा किसके नियंत्रण में था? तो फ्रेंड्स, ये ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी हिस्ट्री का 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे।